हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 की एक सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी क्लास है ये जनरल साइंस के 500 क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास है। फ्रेंड्स, मैंने थंबनेल में क्लियरली ही पार्ट 1 करके मेंशन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो आपकी क्लास है ये 10 पार्ट्स में होगी, जिसमें से हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो 1 हमारा रहेगा इसके 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम इन 50 क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये आपके लिए ऐसे रहेंगे जो आगे आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि ग्रुप डी है, एनटीपीसी सीबीटी 2 है, एसएससी वगैरह के एग्जाम हैं। और फ्रेंड्स, अभी जो हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं जैसे एमपी पुलिस है, तो फ्रेंड्स आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। और ये जो सभी क्वेश्चन है ये या तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, तो आप धीरज धैर्य बनाकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रखा गया है जिसका आंसर कमेंट सेशन में आपको कमेंट करके देना है। और जुड़ी हुई उसे आप उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई जानकारी भी एक्स्ट्रा वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा विटामिन है इनमें से जो कि बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, हमें ये बताने से पहले यहाँ पर ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर बी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो विटामिन बी है इसका जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, फ्रेंड्स इसमें 8 विटामिन आते हैं। फ्रेंड्स, और 8 विटामिन वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो 8 विटामिन जो हैं ये कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले विटामिन B1 आता है, फिर उसके बाद आता है विटामिन B2, फिर इसके बाद जो विटामिन है वो होता है B3, इसके बाद होता है विटामिन B5, इसके बाद होता है फ्रेंड्स विटामिन B6, और फ्रेंड्स इसके बाद होता है विटामिन B7। फ्रेंड्स, विटामिन B4 नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अगर 7 के बाद बात करें तो फ्रेंड्स विटामिन B8 भी नहीं होता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं तो होता है विटामिन B9, और फ्रेंड्स होता है विटामिन B12। फ्रेंड्स, ये जितने भी विटामिन होते हैं ये शरीर के अलग अलग हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि जो विटामिन B1 होता है ये दिमाग यानी माइंड को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। विटामिन B12 आँखों के लिए बहुत उपयोगी है। और अगर मैं बात करती हूँ विटामिन B3 की, तो फ्रेंड्स ये जो विटामिन है ये एंटी एजिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन B5 की, तो विटामिन B5 जो होता है ये बहुत से एंजाइम और जितने भी ज़रूरी प्रोटीन होते हैं, फैट, कार्ब्स वगैरह होते हैं, इनको मेटाबॉलाइज करने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करती हूँ विटामिन B6 की, तो विटामिन B6 जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और विटामिन B7 जो होता है ये वज़न घटाने में, शरीर का वज़न घटाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर फिर इसके बाद मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स विटामिन B9 की, तो विटामिन B9 जो होता है ये फॉलिक एसिड होता है जो कि गर्भावस्था में शिशु के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और बात करें अगर हम लास्ट जो कि है विटामिन B12, तो फ्रेंड्स ये सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। और आप जान चुके हैं कि विटामिन बी मतलब जो बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 8 विटामिन होते हैं, और 8 विटामिन मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इनके मैं उपयोग भी आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो विटामिन के रासायनिक नाम दिए हुए हैं पहले तो हमें इनको विटामिन में चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो थियामिन होता है ये होता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम। राइबोफ्लेविन की हम बात करें तो राइबोफ्लोविन होता है विटामिन B2 का नाम। और फ्रेंड्स, ये जो नियासिन होता है ये होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। और फ्रेंड्स, जो नेफ्थुकिनोन होता है ये होता है विटामिन K का रासायनिक नाम। तो फ्रेंड्स, अब आपको आंसर सीधा सीधा ही नज़र आ रहा होगा कि हमारे विटामिन जो होते हैं ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्थोक्विनोन, क्योंकि ये विटामिन के का रासायनिक नाम है और विटामिन के जो है ये बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए हैं। अगर किसी विटामिन का
यूज़ भी पूछ लिया जाता है। अगर हमारे शरीर से जुड़ी हुई कुछ पूछ लिया जाता है कि ये जो विटामिन है किस चीज़ के लिए सहायता करता है या इस किस चीज़ के लिए ये ज़रूरी होता है, तो आप वहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम 10 से 12 फैक्ट मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कर चुकी हूँ और एक ये क्वेश्चन ही हो गया, तो समथिंग 13-14 फैक्ट यहाँ पे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपका वो 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, वो आपका 1 नंबर कोई भी नहीं छीन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, और विटामिन के का भी मैं आपको यूज़ बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही सहायक विटामिन होता है। रक्त का थक्का, अगर हमें चोट लग जाती है और जो रक्त शरीर से रक्त लगातार बाहर बहते रहता है, तो फ्रेंड्स उस समय जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी धातु है इन चारों में से जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर पारा। फ्रेंड्स जो पारा होता है यह एक चमकीली धातु होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में पाई जाती है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा, जिसे हम कहते हैं मरकरी। और फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है ये होता है Hg। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ नेक्स्ट की, तो फ्रेंड्स हम उठा लेते हैं ब्रोमीन को। तो फ्रेंड्स जो ब्रोमीन होती है ये ऐसी अधातु होती है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और फ्रेंड्स अगर इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो ब्रोमीन जो गैस होती है इसका परमाणु क्रमांक होता है ये 35 होता है, 35 इसका परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि धातु होती क्या है, तो फ्रेंड्स धातु को अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं वो धातु कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं अधातु फ्रेंड्स। और आवर्त सारणी जो है हमारी, इसमें 118 तत्व हैं और 118 तत्व में से 91 तत्व ऐसे हैं जो कि धातु हैं, 91 तत्व सॉरी। और फ्रेंड्स ऐसे तत्व जो कि अधातु हैं इनकी संख्या है 27 यानी 27। और यहाँ पर हमारे अगर क्वेश्चन की बात करें तो ऐसी कौन सी धातु थी जो तापमान पर, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये होती है पारा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व को त्वरित चांदी यानी कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसे त्वरित चांदी यानी क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है मरकरी। हमारा ऑप्शन नंबर सी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मरकरी है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पारा कहते हैं। और इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स ये होता है Hg, या इसे हम कह सकते हैं जो रासायनिक प्रतीक है ये होता है Hg। और फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक प्रतीक है ये Hg क्यों होता है, क्योंकि इसका नाम तो मरकरी है और अपनी भाषा में हम इसको पारा कहते हैं और इसका जो रासायनिक नाम है Hg। तो फ्रेंड्स ये कैसे होता है, तो फ्रेंड्स इसका लैटिन जो नाम होता है मरकरी का फ्रेंड्स ये होता है हाइड्राइग्रम। क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्राइग्रम होता है, इसीलिए इसका जो सिंबल है ये Hg होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस कांच का प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कांच है जिसका प्रयोग विद्युत बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होता है क्राउन कांच। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्राउन कांच ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं फ्लिंट कांच की, तो इसका उपयोग किस किस चीज़ के लिए किया जाता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स कैमरा, दूरबीन एवं लेंस निर्माण में हम फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। और बात करती हूं मैं क्रुक्स कांच की, तो फ्रेंड्स जो क्रुक्स कांच होता है इसका उपयोग धूप का चश्मा बनाने में जो लेंस उपयोग होता है उसमें किया जाता है। बात करते हैं हम पायरेक्स कांच की, तो जो पायरेक्स कांच होता है तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप फ्रेंड्स चारों के उपयोग यहाँ पर देख चुके हैं, तो ऑप्शन अगर एग्जाम में कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर क्लिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड्स जो जल है ये एक अजैव और नवीनीकरणीय संसाधन है। हमारा ऑप्शन नंबर सी
अजैव और नवीनीकरणीय संसाधन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करती हूँ अजैव की, तो फ्रेंड्स अजैव संसाधन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। तो फ्रेंड्स जो जल है ये निर्जीव है, इसीलिए हम इसे अजैव संसाधन कह सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करती हूँ मैं नवीनीकरणीय संसाधन की, तो नवीनीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, ये संसाधन नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। फ्रेंड्स पृथ्वी पर जो जल है ये संसाधन के रूप में अगर कुछ खास दशाओं में देखा जाए तो नवीनीकरणीय संसाधन होता है। जैसे कि जल का अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो फ्रेंड्स एक पुनर्चक्रण होता रहता है। फ्रेंड्स इसीलिए जो जल है ये नवीनीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स फलों को पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस के इस्तेमाल के लिए एक नियंत्रित तापमान वाले चैम्बर या कोठरियाँ बनाई जाती हैं। इसमें पकाए जाने वाले फलों को रखकर एथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स ऐसे में जो फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। और फ्रेंड्स एक और गैस होती है जो कि एसिटिलीन गैस की तरह फलों को पकाने में यूज़ की जाती है। फ्रेंड्स वो गैस होती है कैल्शियम कार्बाइड गैस। कौन सी गैस होती है फ्रेंड्स? कैल्शियम कार्बाइड गैस होती है वो, कैल्शियम कार्बाइड गैस। तो फ्रेंड्स ये जो गैस होती है ये एसिटिलीन की तरह कच्चे फलों को पकाने में इस्तेमाल की जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्टोग्राफी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर किसी महाद्वीप, देश, राज्य या भौगोलिक स्थान का नक्शा बनाने का कार्य है तो फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं कार्टोग्राफी। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स वो 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स वो 4 कक्ष जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद और बायां आलिंद। ये 4 कक्षक होते हैं जो कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रुधिर स्कंदन में मदद करता है? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि रुधिर स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो विटामिन के होता है ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होते हैं इनको बनाने में भी सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं द्वितीय उपभोक्ता की, तो ये ऐसे जंतु होते हैं, ऐसे जंतु या जीव भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, इन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो फ्रेंड्स मोर और लोमड़ी ये दोनों ही द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ए और बी दोनों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं शेर की, तो फ्रेंड्स ये तृतीयक उपभोक्ता होता है जो कि शाकाहारी नहीं सिर्फ मांसाहारी होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स 1 किलोग्राम जो राशि होती है इसका वजन होता है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोहरा किसका कोलाइडी विलयन है? तो फ्रेंड्स जो कोहरा होता है ये किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो फ्रेंड्स ये द्रव और ठोस का कोलाइडी विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहरा को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में फॉग कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो फ्रेंड्स तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ये होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए हमारा न्यूरॉन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये किसका उदाहरण होते हैं? तो फ्रेंड्स जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये मांसाहारी जीव जंतु ही होते हैं। तो फ्रेंड्स बाघ भी मांसाहारी जीव जंतु है, चीता भी मांसाहारी जीव जंतु है, फ्रेंड्स शेर भी मांसाहारी जीव जंतु है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं उपभोक्ता की, तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फ्रेंड्स तृतीयक उपभोक्ता। तो फ्रेंड्स जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये शाकाहारी जीव जंतु होते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करती हूँ द्वितीयक उपभोक्ता की, तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों जीव जंतु होते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता की, तो ये सिर्फ मांसाहारी जीव जंतु ही होते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग का क्या कारण है। तो फ्रेंड्स फूड पॉइजनिंग का जो मेन कारण होता है ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है ये होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स खाने के साथ ये जो बैक्टीरिया है ये शरीर के अंदर पहुंच जाता है फ्रेंड्स, जिससे वॉमिटिंग और फ्रेंड्स जो लूज मोशन होते हैं इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है फ्रेंड्स, इससे ही हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है इसका जनक कहा जाता है फ्रेंड्स हैनीमैन के लिए। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैनीमैन। और फ्रेंड्स ये जो हिप्पोक्रेटस हैं तो ये चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं हिप्पोक्रेटस। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है चरक, ये किस चीज़ के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो चरक हैं ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बॉक्साइड ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैडमियम का अयस्क है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी अयस्क दिए हुए हैं इनमें से कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख अयस्क है लोहे का। तो फ्रेंड्स लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है हेमेटाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हेमेटाइट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेवार किसका अयस्क है। तो फ्रेंड्स जो सिनेवार है ये पारे का अयस्क होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेवार किसका अयस्क है, तो सिनेवार होता है पारे का अयस्क। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। फ्रेंड्स अयस्क से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिंक का अयस्क है। तो फ्रेंड्स जिंक का जो अयस्क है ये होता है कैलेमाइट। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए हमारा कैलेमाइट ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोरियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो बोरियम होता है इसका जो प्रमुख अयस्क है फ्रेंड्स ये होता है हैवी स्पार। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रमुख अयस्क है। तो फ्रेंड्स जो पोटेशियम होता है इसका प्रमुख अयस्क है ये फ्रेंड्स सिल्वाइन भी होता है और फ्रेंड्स शोरा भी होता है। तो फ्रेंड्स हमारा उपरोक्त तो दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स 1 हॉर्स पावर या इसे हिंदी में हम कहते हैं अश्व शक्ति, तो ये कितने वाट के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स ये 746 वाट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 कैरेट सोना कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स जो 1 कैरेट सोना होता है ये कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है 220 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा 220 मिलीग्राम ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 फैदम कितने फीट के बराबर होता है। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स ये जो यूनिट्स हैं ये मैथ की नहीं है फ्रेंड्स, ये फिजिक्स की यूनिट्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स 1 फैदम जो है ये कितने फीट के बराबर होता है। तो ये 6 फीट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है 6 फीट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स फैदम के बाद एक यूनिट और होती है जो कि केबल होती है, मैंने उसको भी यहाँ कवर किया है।
तो फ्रेंड्स एक केबल जो होता है इसका मान कितने फैदम के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स एक केबल का मान है ये 100 फैदम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर केबल का जो रिलेशन है ये फीट में पूछा जाता है तो फ्रेंड्स एक फीट बराबर कितने फैदम होता है, सॉरी एक फैदम बराबर कितने फीट होता है? तो फ्रेंड्स एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं एक केबल बराबर कितने फीट होगा, तो फ्रेंड्स एक केबल बराबर हो जाएगा 600 फीट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 फीट अगर फीट में पूछा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर फैदम में पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 100 फैदम। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो फ्रेंड 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो फ्रेंड्स ये 32 डिग्री यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर कि मानव शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं नवजात शिशु की, तो फ्रेंड्स नवजात शिशु में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? फ्रेंड्स तो 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो फ्रेंड्स जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ये बहुत सी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां ही बचती हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो फ्रेंड्स पूरे संसार का, पूरे विश्व का सबसे छोटा जो पुष्प है ये होता है बुल्फिया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्फिया। और फ्रेंड्स एग्जाम में सबसे बड़ा पुष्प भी पूछा जाता है तो फ्रेंड्स सबसे विश्व का, सब संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है ये होता है रेफलेशिया। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता अगर सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाता है। याद रखिएगा आप, सबसे बड़ा पुष्प जो होता है संसार का ये होता है रेफलेशिया। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठाया जाता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में छपता ही है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं इनमें मंदक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ग्रेफाइट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन ए। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स विटामिन ए जो है इसको एक और नाम से एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। किस विटामिन के नाम से? एंटी कैंसर विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है विटामिन ए के लिए। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की जो सामान्य संख्या होती है ये फ्रेंड्स 50 मिलियन होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए 50 मिलियन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी से तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि इसका जीवन काल है ये कितने दिन का होता है? तो फ्रेंड्स आरबीसी का जो जीवन काल होता है ये 20 से 120 दिन का होता है। और फ्रेंड्स अगर आपको लास्ट वैल्यू ही दी जाए तो वहाँ पर हमारा 120 दिन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है तो फ्रेंड्स आरबीसी का जो निर्माण है ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। और फ्रेंड्स भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है ये यकृत यानी कि लीवर में होता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स जो प्लीहा जिसका दूसरा नाम तिल्ली है और इसे इंग्लिश में हम स्प्लीन कहते हैं ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स अगर आरबीसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको इतने फैक्ट बता देती हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 से 3 वीडियो देखी होंगी तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बारूद किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स जो बारूद होता है
ये नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है नाइटर, सल्फर और चारकोल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है कॉफ़ी किससे प्राप्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो कॉफ़ी होती है ये हमें बीज से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस टॉपिक से एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे कि अगर आपको किसी भी फल का कुछ भी भाग दे दिया जाएगा, जैसे कि टमाटर है तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है या ये किससे प्राप्त होता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके का हमारा क्वेश्चन था कि कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड्स जो कॉफ़ी होती है ये हमें बीज से प्राप्त होती है। और फ्रेंड्स इसी सीरीज़ का एक और क्वेश्चन है कि चाय जो है ये हमें किससे प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स जो चाय होती है ये हमें पत्ती से प्राप्त होती है, लीफ से प्राप्त होती है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स जो हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के, आप देख लेना ये क्वेश्चंस आपको सीधा ही ऐसा छपा मिलेगा कि धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग, ये किस तत्व की कमी से होता है? तो फ्रेंड धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग ये जस्ते की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो खैरा रोग है ये किससे जुड़ा हुआ है या किस फसल से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स जो खैरा रोग है ये धान की फसल से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिनकोना किससे प्राप्त किया जाता है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। फ्रेंड्स जो सिनकोना होता है ये कोनेन की छाल से प्राप्त होता है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोनेन की छाल से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किस उत्पाद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो ऑपरेशन फ्लड होता है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दुग्ध उत्पादन से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डाइस्टेज एंजाइम का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो फ्रेंड्स जो डाइस्टेज एंजाइम होता है इसका श्रावण जो होता है ये लार ग्रंथि से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लार ग्रंथि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ये मानव शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहली जो होती है ये पैरोटिड ग्लैंड होती है फ्रेंड्स, दूसरी होती है ये सब मैक्सिलरी, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। और फ्रेंड जो तीसरी होती है इसे सबलिंगुअल या अधोजिह्वा ग्रंथि, लार ग्रंथि कहा जाता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने बॉल्व सेट होते हैं? तो फ्रेंड्स मानव हृदय में 2 बॉल्व सेट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 2 बॉल्व सेट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो रोग प्रतिकारक होते हैं इनको उत्पन्न करने वाला जो सेल होता है फ्रेंड्स ये लिम्फोसाइट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी लिम्फोसाइट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स ये WBC होती है। और फ्रेंड्स WBC का अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है तो ये होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स इन्हें हम बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर इनकी हम जीवन काल की बात करें तो 1 से 4 दिन का इनका जीवन काल होता है। और फ्रेंड्स हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में फ्रेंड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना WBC का मुख्य कार्य होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनार। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो फ्रेंड जो मिनी माता रोग होता है ये जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है मरकरी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एंटोमोलॉजी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बाकी के ये जो 3 आपको विज्ञान की शाखाएं दिख रही हैं इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। जैसे कि आपको बताना है ऑर्निथोलॉजी है, इसका यूज़ मतलब ये किस विज्ञान को कहा जाता है?
हिम्पोलॉजी किस विज्ञान को कहा जाता है, पोमोलॉजी किस विज्ञान को कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको ज़रूर से कमेंट करके देना है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन जो इसका अध्ययन होता है इसको फ्रेंड्स हम कहते हैं एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए हमारा एपीकल्चर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करके देना है कि विटीकल्चर हम किसके अध्ययन को कहते हैं और सेरीकल्चर हम किसके अध्ययन को कहते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी ज्वालामुखी पर्वत होते हैं इनसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई होती है। तो फ्रेंड, जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि जो दिन रात होते हैं ये किस कारण से होते हैं, तो फ्रेंड्स, जो दिन रात होते हैं ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं, या जिसे हम पृथ्वी की दैनिक गति ही कहते हैं। इसके कारण फ्रेंड्स पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड आपको उजाला दिख रहा है और एक साइड फ्रेंड्स आपको अंधेरा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, जो दैनिक गति होती है, इसके कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर ऋतु परिवर्तन पूछा जाए तो फ्रेंड्स, जो ऋतु परिवर्तन होता है फ्रेंड्स ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और फ्रेंड्स, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है इसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, ऑक्टोपस जो होता है इसके खून का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा नीला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ऑक्टोपस होता है इसके खून का रंग नीला होता है, और किस पिगमेंट के कारण नीला होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हीमोसाइनिन होता है, हीमोसाइनिन नाम का जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन, इसके कारण जो ऑक्टोपस होता है इसका रंग खून का नीला होता है। और फ्रेंड्स, हमारे खून का जो रंग है ये लाल किस कारण होता है। तो फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है हमारे आरबीसी में, उसके कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। अब बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो फ्रेंड्स, जो शैवाल होते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सेल्यूलोज, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो शैवाल होते हैं इनको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो इनको हम अपनी भाषा में काई कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो नदी तालाब होते हैं या कीचड़ चट्टानों में, या फ्रेंड्स जो पुराने घर होंगे उनकी जो दीवारें होती है जिन पे पानी वगैरह लग जाता है, तो फ्रेंड्स उस पर कुछ हरा हरा दिखता है, फ्रेंड्स ये ही शैवाल यानी कि काई होती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, हमारा जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, चुनावी स्याही को बनाने में किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो चुनावी स्याही होती है इसको बनाने में किस केमिकल का यूज़ किया जाता है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें, और फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में आप इसको शेयर करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। फ्रेंड्स, और मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है ये 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो फ्रेंड्स आप इसे पूरा देखिए। जिनने पहले दिन की सीरीज़ को देखा है वो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, ये जो 500 क्वेश्चन है, ये 500 जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।